Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affair of first week of August. तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अगस्त के पहले वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एएफओ, नाबार्ड और अदर एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और फ्रेंड्स आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने हमारा अभी तक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ पर करंट अफेयर भी अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे तो पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई-रूपी, जो कि एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होगा 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया। यहाँ पर बात करेंगे तो ये एक ई वाउचर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है, मतलब है कि एक क्यूआर कोड होगा जिसके थ्रू पेमेंट हो पाएगी। अभी हम इसके बारे में डिटेल में सारा कुछ जानेंगे। उसके बाद आपको बता दें तो ई-रूपी इज वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म, एक ही बार में एक बार पेमेंट कर पाओगे आप, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे विल अलाउ यूजर टू रिडीम वाउचर विदाउट यूजिंग कार्ड। आपको कोई भी कार्ड यूज नहीं करना है, कोई भी आपके पास अकाउंट नहीं होना चाहिए। मतलब है कि आपके पास अगर अकाउंट नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप इस ई वाउचर को रिडीम कर पाएंगे। इसके लिए आपको अलग से बैंक अकाउंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास अगर वो क्यूआर कोड होगा तो उसको स्कैन करके ही पेमेंट हो पाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको डेवलप किसने किया है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने इसको डेवलप किया है। ई-रूपी प्लेटफॉर्म आगे आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको, ये जो लॉन्च हुआ है आपका ई-रूपी पेमेंट, ये आपका कोलैबोरेशन हुआ है किसके साथ साथ? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब यहाँ पर देखो सभी मोस्टली हेल्थ की बात आ रही है और फाइनेंस की बात आ रही है, तो ये जो आगे आगे अप्लाई होने वाला है वो आपके हेल्थ सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ई-रूपी प्लेटफॉर्म क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस कोड को आप कहीं भी जाके रिडीम कर पाएंगे। पहली कंडीशन यहाँ पर है कि आपके पास इसके लिए बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, यहाँ पर इसके लिए आपको अलग से मोबाइल में कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक पिक्चर होती है उस तरीके का आपको कोड प्रोवाइड किया जाएगा, उसी कोड को आप रिडीम करा के जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है सरकारी इलाज। जैसे आपका आयुष्मान स्कीम है, उसमें अगर 5 लाख का आपको इंश्योरेंस है तो उसका आपको वाउचर देगी गवर्नमेंट, ठीक है। उसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे और अपना इलाज करा पाएंगे। उसके साथ साथ राशन के लिए आपको पेमेंट करनी होगी। जैसे आप राशन के लिए पेमेंट करेंगे तो आपको अलग से कैश देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस क्यूआर कोड को रिडीम करा के ही आप राशन ले पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो पेमेंट होगी वो केवल क्यूआर कोड की हेल्प से ही होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट कि इसको लाया क्यों जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो स्कीम चलाती हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं, तो कई बार क्या होता है उस पैसे का जो लोग हैं वो गलत यूज़ करते हैं। मतलब है कि अगर आपकी स्कीम है आयुष्मान योजना, अब जो दवाई आ रही है वो हो सकता है किसी बिजनेस पर्पस के लिए या फिर कोई और किसी एंटिटी में आपका जो बंदा है, जो पर्सन है, वो उस पैसे को लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए 5 लाख का क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड कर दिया गया इंश्योरेंस का, ठीक है, तो वो जो क्यूआर कोड है वो केवल इंश्योरेंस में ही यूज़ हो पाएगा। मतलब है कि जब आप सरकारी सेवा लेंगे या फिर आप दवा परचेज करेंगे तो वहाँ पर ही आपका जो वाउचर है वो रिडीम हो पाएगा, अदरवाइज कहीं और लेकर जाएंगे तो वो रिडीम नहीं होगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको 100 रुपये का
रेस्टोरेंट वाउचर बना के दूं तो वो केवल रेस्टोरेंट में ही अप्लाई होगा, ना कि किसी और कहीं शॉप पे या किसी भी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर पेमेंट को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो इससे होगा क्या कि सरकार जिस स्कीम के लिए जिसके लिए खर्च करना है उसी के लिए पैसा खर्च हो, ये चाहती है सरकार, और इसीलिए ये आपका QR कोड तैयार किया गया है अंडर ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आगे चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म इज लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक साइकिल ई साइकिल। तो यहाँ पर एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो अब लॉन्च करने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। ये बहुत यूज़फुल है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जैसे कि आपको पता है महंगाई बढ़ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लेके आ रहा है, तो वो है स्विगी। ठीक है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब क्या है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर स्विगी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करेगा अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सर्विस देने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक आप जान रहे हो पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिससे जो डिलीवरी चार्ज है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए और जितना भी आपका कार्बन फुटप्रिंट है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको तैयार किया गया है हीरो इलेक्ट्रो कार्गो HLC हैदराबाद ने, जो ये इलेक्ट्रिक साइकिल बनाएगी। यहाँ पर बात करेंगे तो इस पायलट प्रोजेक्ट के अंडर में जो ई साइकिल है वो बहुत जल्दी अगस्त 2021 में ही आने वाली है मार्केट में। मतलब है कि जो आपके फूड डिलीवरी बॉय होंगे वो बहुत जल्द आपको दिखेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल पे फूड डिलीवर करते हुए। तो ये बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग बना पाएंगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक साइकिल यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो साइकिल है वो अफोर्डेबल है, मतलब प्राइस काफ़ी कम होगा, और कंपनी चाहती है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब एक तरह से कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करना, उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी आती है उसको भी कम करना कहीं ना कहीं उद्देश्य है इन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का। अभी स्विगी ने स्टार्ट किया है, हो सकता है बाकी और भी जितने भी फूड डिलीवरी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको लेके आएंगे। अब यहाँ पे स्विगी की बात हो रही है, थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो स्विगी है वो अगस्त 2014 को सेटअप हुई थी। ठीक है, अभी इसके 7 साल कंप्लीट हुए हैं अपनी सर्विसेज के, और आगे और भी इसको एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है स्विगी कंपनी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। आगे बात करेंगे तो सोनालिका लॉन्चेस एन एड्यूटेक प्लेटफॉर्म सोनालिका ई गुरुकुल। तो यहाँ पर सोनालिका ग्रुप्स ने एक एड्यूटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है सोनालिका ई गुरुकुल। अब जान लेते हैं ये है क्या। तो सोनालिका लॉन्चेस एन एड्यूटेक प्लेटफॉर्म सोनालिका ई गुरुकुल फॉर रूरल चिल्ड्रन। तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आपको याद रखना है सोनालिका ई गुरुकुल। किसने लॉन्च किया है? सोनालिका ने। ये आपको बात याद रखनी है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि इस बार की जो Q1 की परफॉर्मेंस है सोनालिका की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो आपकी बोल सकते हो परफॉर्मेंस है वो बेटर रही 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और यहाँ पर इसी के कारण यहाँ पर ये एक तरह का इनिशिएटिव है सोनालिका ग्रुप की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे बात आती है तो जो सोनालिका है अभी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया है और नंबर 1 एक्सपोर्ट ब्रांड बन चुका है भारत का। और आपको ये भी बता दें कि सोनालिका ने अभी जुलाई 2021 में 10,756 ट्रैक्टर सेल किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड सेलिंग है किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा, जो कि 5.2% से इस बार राइज की है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एड्यूटेक प्लेटफॉर्म है ये एक यूट्यूब चैनल है सोनालिका ई गुरुकुल, जहाँ पर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट बताए जाएंगे, नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसके साथ साथ नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी एक इंटरेस्टिंग वे में, मतलब एक फ़नी वे में,
ताकि बच्चों को अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे और उनको नॉलेज भी प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो सोनालिका ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर है होशियारपुर पंजाब में, और इसके जो ओनर हैं वो भी आपको याद रखना है मिस्टर LD मित्तल, मतलब है लक्ष्मण दास मित्तल इज़ द ओनर ऑफ सोनालिका। यहाँ पर बात करूँ तो लगभग 5000 एम्प्लॉय हैं जो सोनालिका में वर्क करते हैं। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस करंट अफेयर से और सोनालिका ग्रुप से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो 8001 जन औषधि केंद्र ओपन एज ऑन 2 अगस्त 2021 कवरिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को कवर कर लिया गया है जन औषधि केंद्र के द्वारा। मतलब है कि 2 अगस्त 2021 तक 8001 जन औषधि केंद्र ओपन हो चुके हैं। अभी स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो स्कीम का नाम है PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 8001 केंद्र खुल चुके हैं अभी तक 2 अगस्त 2021 तक, जिसने कंट्री के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसको कवर कर लिया है। आगे जो इसका टारगेट है वो है 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का मार्च 2025 तक। अभी 2021 हुआ है, मार्च 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलना यहाँ पे सरकार चाहती है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्कीम क्या है और कब लॉन्च हुई। तो पहले आपको बता देते हैं कि जो स्कीम है PMBJP, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2008 में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई। दूसरा आपके माइंड का जो क्वेश्चन है उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। मतलब है कि क्वालिटी वाली मेडिसिन मिल सके एक अफोर्डेबल प्राइस, मतलब एक रीजनेबल प्राइस में, एक कम प्राइस में। जितने भी गरीब लोग हैं उनको एक सही मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना लॉन्च की गई थी 2008 में, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और जो मेडिसिन है जनऔषधि केंद्र की वो प्रोक्योर की जाती हैं डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जिनके पास WHO GMP सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड जॉइन हैंड्स विद CWC टू हेल्प फार्मर। तो CWC क्या है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो स्टोर करती है, प्रोक्योर करती है हमारे फूड मटेरियल को, उसको हम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं, जैसे आपका FCI है। तो यहाँ पर नाबार्ड ने अपने हाथ मिलाए हैं CWC से ताकि फार्मर्स को हेल्प मिल सके। अब किस टाइप की हेल्प है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 4 अगस्त को ये जो मिलन है वो किया है CWC से। मतलब है कि उन्होंने यहाँ पर साथ में आए हैं CWC के टू प्रोवाइड बेटर स्टोरेज फैसिलिटी। यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए ही ये एक तरह का बोल सकते हो जो फ्रेंडशिप है वो हुई है, या बोल सकते हो कि जो दोनों साथ में कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे ताकि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग स्टोरेज उसको बेटर किया जा सके। यहाँ पर ये भी बात आती है कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो जितने भी FPOs हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी और जितने भी इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो वो सिंगल किसी किसान के लिए भी हेल्पफुल है और जो FPOs हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको भी पता है लगभग 25 से 30% हमारे फ्रूट और वेजिटेबल विदाउट अप्रोप्रिएट स्टोरेज के कारण लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे किसानों की मेहनत है जो बर्बाद हो रही है। तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए ही इस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो रही है, जिसके लिए नाबार्ड आगे आया है और उसने हाथ मिलाए हैं CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो पायलट स्कीम है अभी लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। जैसे जैसे अचीव होते जाएंगे टारगेट और आगे अदर स्टेट में भी इसको लाया जाएगा ताकि हर जगह के किसान को फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसको डबल करने की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू वेयर हाउस कैपेसिटी लगभग 300 मिलियन टन तक ले जाने की बात हो रही है। अभी की जो कंडीशन है उसको डबल करना है, उसको और बेटर करना है, यही नाबार्ड का उद्देश्य है। इसीलिए यहाँ पर ये CWC के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
आगे बात कर लेते हैं ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम। ये एक स्कीम है, इसके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 अगस्त 2021 को अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने कि लगभग 5 करोड़ बेनिफिशरीज एनरोल हो चुके हैं और लगभग 4 करोड़ ने ट्रेनिंग ले ली है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम 2 अगस्त 2021 तक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और कब लॉन्च हुई। तो आपको बता देते हैं 30 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2019 को ये स्कीम लॉन्च हुई, पहला आपको याद रखना है। दूसरा बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कंप्यूटर चलाना या डिजिटल एक्सेस डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि चलाना, ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना, इंटरनेट ब्राउज करना और सरकारी सेवाओं का उपयोग करना या फिर डिजिटल पेमेंट करना ही इस स्कीम को लाने का उद्देश्य है। मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटली लिटरेट करना, लोगों को साक्षर करना इस स्कीम का उद्देश्य है, जो 30 अगस्त 2019 को आई थी भारत में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो स्मृति ईरानी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ वुमेन जो कि बेनिफिशियरी हैं इस स्कीम की, जो रजिस्टर्ड हैं अब तक, ठीक है, 2 करोड़ महिलाएं अब तक लाभार्थी बन चुकी हैं इस स्कीम की। और गवर्नमेंट का टारगेट है इसको 6 करोड़ हाउस होल्ड तक ले जाना मार्च 2022 तक। और आपको ये भी बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटली लिटरेट करना, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको याद रखना है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको सब कुछ कवर करने की रिक्वायरमेंट है। खासकर स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है AFO और नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे तो PM मोदी हैज़ रिलीज ₹19,500 करोड़ अंडर PM किसान स्कीम ऑन अगस्त 9। तो आज के दिन ये जो अमाउंट है 19,500 करोड़ रुपए ये भेज दिए गए फार्मर्स के अकाउंट में अंडर PM किसान स्कीम। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस याद रखना है कि ये एक अगली इंस्टॉलमेंट थी जो कि 9 अगस्त दोपहर में 12 बजे भेज दी गई है। यहाँ पर लगभग 19,500 करोड़ रुपए भेजे गए, लगभग 9.75 करोड़ बेनिफिशरीज़ के, मतलब जितने भी फार्मर लाभार्थी हैं उनको 19,500 करोड़ रुपए भेजा जा चुका है डायरेक्ट उनके अकाउंट में। यहाँ पर बात करेंगे तो इस स्कीम की बात कर लेते हैं। तो ये जो स्कीम है वो 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये इफेक्टिव कब से हुई थी, तो दिसंबर 2018 से इफेक्टिव हुई थी और लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 को। यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको और बता दूँ कि यहाँ पर 3 बराबर किस्त दी जाती है एक साल में, मतलब 4-4 महीने पे एक किस्त दी जाती है। टोटल 2,000 रुपये की एक किस्त होती है, तो 2,000 × 3 करोगे तो 6,000 रुपये एक साल में एक किसान परिवार को दिया जाता है, ताकि वो उसको कुछ हेल्प हो सके अपने एग्रीकल्चर में। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो अमाउंट है वो सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस स्कीम की कि जितना भी पैसा है वो सीधे फार्मर के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, राजस्थान लॉन्च न्यूट्रिशन फोकस प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए राजस्थान ने कई सारे न्यूट्रिशन फोकस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक आपका था इंदिरा रसोई योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा किचन क्या है इसके बारे में जानेंगे, कब लॉन्च हुई ये भी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कई तरह के ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के न्यूट्रिशनल पे फोकस हैं, क्योंकि अगर बच्चे का विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी लाइफ में विकास नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे की जो अवस्था है, एडल्ट अवस्था है, वहाँ पर अगर बच्चे को अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, शिक्षा मिल जाती है, न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, एजुकेशन मिल जाती है, तो वो पूरे लाइफ टाइम काम आएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंडर में एक स्कीम आई थी इंदिरा रसोई योजना। इसके तहत जितने भी गरीब लोग हैं उनको दिन में 2 दिन खाना प्रोवाइड किया गया, जो कि एक पेंडेमिक अभी चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ये मददगार साबित हुआ है लोगों का। जितने भी गरीब लोग हैं जिनका रोजगार छिन गया उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केवल 8 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। मतलब है 16 रुपये में आप 2 प्लेट खाना खा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी टोटल प्राइस कितनी है, तो 20 रुपये की टोटल प्राइस है, जिसमें से 12 रुपये जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे देती है, जिसमें से केवल 8 रुपये जो भी लाभार्थी हैं, जो भी गरीब हैं, लोग हैं, उनको देना पड़ता है एक प्लेट के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका इंदिरा रसोई स्कीम है, ठीक है,
ये आपकी अगस्त 2020 में लॉन्च की गई थी, आपको डेट याद रखनी है, अगस्त 2020। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस प्लेट के अंदर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर 100 ग्राम पल्स मिलती है मतलब दाल मिलती है, 100 ग्राम वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ मिलती हैं, 250 ग्राम चपातीस और अचार इस प्लेट में शामिल होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट, इस स्कीम के लिए राजस्थान गवर्नमेंट अलग से 100 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। ठीक है, एक साल के लिए 100 करोड़ का यहाँ पर बजट आवंटित किया गया है, नेक्स्ट ईयर फिर 100 करोड़ का आएगा। तो इस तरीके से गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं तो स्टेट वाइज परसेंटेज ऑफ जीडीपी शेयर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी सेक्टर। तो यहाँ पर अब बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलता है, ना किसी बुक में ना किसी साइट पे उस टॉपिक की, जो कि है जीडीपी। तो यहाँ पर बात करेंगे कि स्टेट वाइज कितना परसेंटेज जीडीपी का शेयर है जो कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी सेक्टर से आता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो डेटा है वो सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के थ्रू। तो पिछले 4 साल का हम ये डेटा जानने वाले हैं, 2016-17 से लेकर 2019-20 तक का स्टेट वाइज आपको डेटा मिलेगा। तो आपको लिस्ट दी हुई है, पॉज करके लिख सकते हैं, इसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसके सभी PDFs मिल जाएंगे, जो जुलाई मंथ की भी जितनी PDF हैं और आपके अगस्त मंथ का ये जो PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो आप जाके डाउनलोड करके और वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर बात आती है तो आपको मोटा मोटा ये जानना है कि 2019-20 में कितना शेयर रखता है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर हमारे एग्रीकल्चर जीडीपी में। तो पहले आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो आंध्र प्रदेश का है, 15.65% शेयर रखता है एग्रीकल्चर की जीडीपी में, अकेला आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका आता है राजस्थान। अभी आगे और भी स्टेट हैं वो भी जान लेते हैं। और यहाँ पर आगे बता दें कि जो एवरेज निकल के आता है वो कितना है, 2016-17 का था 4.65%, 2017-18 का 4.72%, 2018-19 का 4.81 और 2019-20 का है 4.84% शेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जीडीपी फ्रॉम फिशरी सेक्टर वॉज 52,363 करोड़ विच इज़ 4.84 ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जितना भी टोटल जीडीपी है उसका 4.84, ठीक है, 4.84% कहाँ से आता है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर से आता है। 2019-20 के डेटा की हम बात कर रहे हैं। मतलब है कि फिशरी सेक्टर से, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर से 52,363 करोड़ का यहाँ पर बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो जो जीडीपी में जो शेयर है एग्रीकल्चर की ओवरऑल जीडीपी है उसका जो फिशरी का सेक्टर है, जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी का जो शेयर है वो कितना है, 4.84%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेगा फूड पार्क MFPS। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग मेगा फूड पार्क स्कीम। तो पहले क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी वो यहाँ पर मेगा फूड पार्क स्कीम को इम्प्लीमेंट करती थी, जो कि 2008 से करती आ रही है। अब ये जो स्कीम है वो कंपोनेंट बन चुकी है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मतलब PMKSY का ये आपका कंपोनेंट बन चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ताकि फूड प्रोसेसिंग में हेल्प हो सके, फूड को प्रिजर्व किया जा सके और लंबे समय तक फूड को चलाया जा सके, और जो वैल्यू चेन है फार्म से लेके मार्केट की उसको और डेवलप किया जा सके और एनहेंस किया जा सके, ताकि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच सके, कस्टमर तक पहुंच सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ने अभी तक जो फाइनल अप्रूवल दिया है वो लगभग 38 मेगा फूड पार्क को दिया है, जिसमें से 22 मेगा फूड पार्क ऑपरेशनल हैं, वर्क कर रहे हैं, और जो 19 प्रोजेक्ट हैं वो अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। मतलब है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द हो जाएगा, वो पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक मेगा फूड पार्क को बनाने के लिए जो एवरेज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आती है 110.92 करोड़ रुपए एक पार्क बनाने के लिए गवर्नमेंट सेक्शन करती है
बजट। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेगा फूड पार्क के रिगार्डिंग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है स्ट्रेंथनिंग APMCs थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF स्कीम। तो जो एक स्कीम आई थी अभी, जो एक फंड आया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके थ्रू APMC को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए, जो कि एक फाइनेंशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ताकि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जा सके। तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज फंड एलोकेशन दिख रहा होगा कि किस स्टेट को कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है ताकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बनाया जा सके और APMC मंडीज़ को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मनी सैंक्शन हुई है वो उत्तर प्रदेश को हुई है 12,831 करोड़ रुपए। उसके बाद राजस्थान को 9,015 करोड़ और थर्ड पे है महाराष्ट्र, जिसको 8,460 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। टोटल 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर बोल सकते हो फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो पैसा है वो बैंक के द्वारा या फिर जितनी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा एज ए लोन प्रोवाइड किया गया है सभी स्टेट को, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके बाद आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट हेल्पिंग फार्मर्स टू फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि गवर्नमेंट फार्मर की हेल्प कर रही है और आगे भी करना चाहती है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को फोकस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में की जा सके। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके के कंपोनेंट हैं जो काम कर रहे हैं इसमें। पहला है परंपरागत कृषि विकास योजना जिसको PKVY बोलते हैं, और एक दूसरा है आपका मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसको MOVCDNER के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कंपोनेंट के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यू वर्क कर रही है, जिसमें अब आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बोला है कि फार्मर्स को 3 साल के लिए आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये पर हेक्टेयर दिए जाते हैं, मतलब 31,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर 3 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर PKVY स्कीम। और अगर हम बात करेंगे MOVCDNER स्कीम के तहत 32,500 रुपीज़ पर हेक्टेयर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक इनपुट को परचेज कर सकें और ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लैंड में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, थोड़ा आपको बता दें कि और भी जितने भी गंगा रिवर के किनारे में जो खेती करते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उन इंडिविजुअल फार्मर्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है अंडर PKVY ताकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो बढ़ सके इंडिया का। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात आ रही है, थोड़े सा आपको कुछ पता होना चाहिए कि जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट है वर्ल्ड का जो कि 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है वो है सिक्किम। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आ चुका है तो आपको याद रखना है, सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड जिसको 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है। अब बात आती है कि स्टेट की बात हो गई, अब यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसको फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है जो कि 100% ऑर्गेनिक है, वो आपका है लक्षद्वीप। ये भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है, तो ये गाजियाबाद यूपी में है। दोबारा रिपीट करता हूँ, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF कहाँ पर है, गाजियाबाद में। और एक और इम्पोर्टेंट जो कि अभी DHO एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको NBAIM, ठीक है मैं लिख देता हूँ NBAIM, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और जल्दी से वीडियो को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। अब बात करते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज़ एक्सपोर्टेड एप्पल्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स। तो आंसर है आपका UK। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है कि पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है कि UK ने भारत को एप्पल एक्सपोर्ट किए हों। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप बिना गूगल के आपको आंसर करना है। नेशनल हैंडलूम डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो आपको बताना है नेशनल हैंडलूम डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम हम अगले सेशन में लाइव बोलेंगे। आपके ऑप्शन है 6 अगस्त, 8 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त। तो इसका सही आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके
वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक, जितने भी गरीब छात्र हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी ये कंटेंट मिल सके और उनकी भी लाइफ में तरक्की हो सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।